सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के आधुनिक प्रशासन, डिप्लोमेसी और यहां तक कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका सदियों पुराना है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन विचारधारा को डिकोड करने वाले हैं जो आज की ग्राउंड रियलिटी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक ऐसी प्लेबुक है जो सिर्फ किताबी बातें नहीं करती, बल्कि बताती है कि असली दुनिया आखिर चलती कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2500 साल पहले एक दार्शनिक ने आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और स्टेट क्राफ्ट की आधारशिला आखिर कैसे रखी। मतलब जरा सोचिए, जिस वक्त उनके समकालीन ग्रीक दार्शनिक एक आदर्श इमेजिनरी दुनिया और आध्यात्मिक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इस भारतीय रणनीतिकार का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत और ठोस प्रैक्टिकल नतीजों पर था। इस ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आइडियलिज्म और प्रैग्मैटिक रियलिज्म में क्या टकराव है। फिर समझेंगे कि कैसे आर्थिक मजबूती ही हर चीज की नींव होती है। उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमेसी की, जहां आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आती है। फिर देश को अंदर से मजबूत बनाने वाले पिलर्स और आखिर में भ्रष्टाचार से निपटने के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए सबसे पहले उस मूलभूत अंतर की बात करते हैं जिसने इस पूरी विचारधारा को इतना अलग बनाया, आइडियलिज्म के मुकाबले प्रैग्मैटिक रियलिज्म। देखिए, इन दोनों विचारधाराओं के बीच का फर्क बहुत दिलचस्प है। आदर्शवादी फिलॉसफी हमेशा स्पिरिचुअलिटी और पहले से तय किए गए कठोर नियमों पर ज्यादातर जोर देती है, एक परफेक्ट दुनिया की उम्मीद में। लेकिन प्रैग्मैटिक रियलिज्म ये बिल्कुल उल्टा है। इसका पूरा ध्यान ग्राउंड रियलिटी, बदलती स्थितियों और सबसे जरूरी बात, आम लोगों पर पड़ने वाले असर पर होता है। इस प्राचीन रणनीतिकार का मानना था कि नैतिकता किसी कठोर आइडियोलॉजी से नहीं तय होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि पब्लिक का कल्याण हो रहा है या नहीं। अगर आखिर में जनता का भला हो रहा है तो वही सही रणनीति है। ये प्रैग्मेटिज्म हमें हमारे दूसरे और सबसे अहम पहलू की तरफ ले जाता है, वो पहलू जिसके बिना किसी भी राज्य की कल्पना करना बेकार है, मटीरियल वेल्थ यानी आर्थिक समृद्धि। अब ये बात सुनने में थोड़ी कंट्रोवर्शियल जरूर लग सकती है, पर है बिल्कुल सच। यहाँ मटीरियल वेलबीइंग या भौतिक सुशाली को किसी भी समाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त माना गया है। उनका तर्क बड़ा सीधा था, अगर लोगों का पेट नहीं भरा है, अगर आर्थिक सुरक्षा नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी और नैतिकता की बातें करना बिल्कुल हवाई बातें हैं। बिना आर्थिक समृद्धि के आप बाकी किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। एक मजबूत इकोनॉमी के बिना सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। राज्य एक मानव अंग की तरह है, अगर ये बढ़ नहीं रहा है तो ये नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल बायोलॉजी के रूल की तरह। किसी भी देश या यहां तक कि आज की किसी कंपनी के लिए लगातार आगे बढ़ना, संपत्ति जुटाना और ग्रो करना एक नेचुरल जरूरत है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ठहर नहीं रहे हैं, बल्कि आप पीछे जा रहे हैं। तो आर्थिक मजबूती तो हो गई, पर जब बात देश की सीमाओं से बाहर की आती है तब क्या? चलिए देखते हैं विदेश नीति और डिप्लोमेसी पर उनका क्या कहना था। विदेश नीति को लेकर उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल और बिना किसी लग लपट के था। पड़ोसी को एक स्वाभाविक शत्रु या नेचुरल एनिमी बताया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सॉलिड है। भौगोलिक नजदीकी, यानी अगर कोई आपका पड़ोसी है तो रिसोर्सेज या बॉर्डर्स को लेकर नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा ही होगा। इसलिए जज्बाती होने या स्थायी दोस्ती की उम्मीद लगाने की बजाय हालात के हिसाब से बदलने वाली डायनामिक रणनीति बनानी चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में डील कैसे करें। अगर दुश्मन आपसे ताकतवर है तो उससे दोस्ती कीजिए, आर्थिक रूप से जुड़िए और उसकी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बनाइए। ये बात आज की कॉर्पोरेट दुनिया से कितनी मिलती जुलती है। जैसे शुरुआती दौर में कई कंपनीज ने सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़कर उनके ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाया और खुद को एस्टैब्लिश किया। वहीं दूसरी तरफ आम खतरों से निपटने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके अपनी ताकत दिखाइए और अपने दुश्मन के दुश्मनों से हाथ मिलाइए। सिंपल बट इफेक्टिव। और अगर बात कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंची जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन मैट्रिक्स दिया गया है। पहला कदम हमेशा बातचीत और समझौता यानी कंसिलिएशन होना चाहिए। अगर बात ना बने तो दूसरे कदम पर आर्थिक इंसेंटिव्स या लालच का इस्तेमाल करें। फिर भी काम ना हो तो तीसरा कदम है सामने वाले के खेमे में इंटरनल डिफरेंसेस या फूट डालना। और बल प्रयोग, फोर्स का इस्तेमाल हमेशा हर हाल में आखिरी विकल्प होना चाहिए,
जब बाकी तीनों तरीके फेल हो जाएं। ये पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। बाहरी रणनीति अपनी जगह है, पर एक देश तभी तक टिक सकता है जब तक उसका आंतरिक ढांचा यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत हो। किसी भी राज्य की ताकत उसके इन आंतरिक स्तंभों पर टिकी होती है, और ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। एक मजबूत लीडर एक सेंट्रल पिवट का काम करता है। उसके पास विश्वसनीय और निस्वार्थ मिनिस्टर्स होने चाहिए। पर सबसे अहम कड़ी पता है क्या है? वहां की जनता। क्योंकि एक खुशहाल जनता ही रेवेन्यू या टैक्स का असल स्रोत होती है। जब लोग टैक्स देंगे तभी ट्रेजरी या खजाना मजबूत होगा। भरा हुआ खजाना ही एक ताकतवर मिलिट्री को चलाता है, जो आखिर में एलाइज या मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर सभी को सुरक्षा देती है। देखिए चेन कितनी परफेक्ट है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। पर इन सभी सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, और वो है ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार। चलिए देखते हैं इसका क्या इलाज बताया गया था। भ्रष्टाचार की नेचर को समझने के लिए ये एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन उदाहरण देखिए। अगर आपकी जीभ पर शहद की एक बूंद रखी हो तो पूरी संभावना है कि आप उसे निगल ही लेंगे। मतलब जब आप पावर और पैसे के इतने करीब होते हैं तो लालच आना एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन भले ही ये लालच प्राकृतिक हो, गवर्नेंस और प्रशासन के लिए ये बेहद विनाशकारी होता है। इसे हर हाल में रोकना जरूरी है। और इसे रोकने के लिए जो एंटी करप्शन चेकलिस्ट सदियों पहले दी गई, वो आज के समय में भी हैरान अंगेज रूप से आधुनिक लगती है। जैसे गवर्नमेंट का राइट साइजिंग, यानी मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। अधिकारियों के लगातार ट्रांसफर्स ताकि कोई एक जगह जमकर ना बैठ जाए। विसल ब्लोअर्स को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उन्हें इनाम देना। भ्रष्टाचार की पूरी चेन को नष्ट करना। और एक सबसे जरूरी बात, सिर्फ रिश्वत लेने वाले को ही नहीं बल्कि रिश्वत देने वाले को भी उतना ही बड़ा गुनहगार मानना। ये सब कितना प्रैक्टिकल है। लेकिन सजा का एक और हिस्सा था जो सबसे प्रभावशाली था। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट साबित होता है तो उसके लिए सिर्फ नौकरी से निकलना काफी नहीं था। उसके लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन यानी सार्वजनिक अपमान का नियम था, ताकि बाकी लोग सबक सीखें। और जिस सिटीजन का भ्रष्टाचार की वजह से नुकसान हुआ है उसकी पूरी फाइनेंशियल भरपाई या कॉम्पेंसेशन की व्यवस्था की गई। ये असल मायने में एक कंप्लीट जस्टिस सिस्टम था। तो इस सारी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा होता है। क्या सच्ची प्रशासनिक नैतिकता और कुशल गवर्नेंस सिर्फ तभी हासिल की जा सकती है जब हम इंसानी स्वभाव की इन कमजोरियों और लालच को पूरी तरह से स्वीकार कर लें? एक आदर्श दुनिया की उम्मीद लगाने से बेहतर है कि हम हकीकत को समझें। सदियों पुरानी ये प्रैग्मैटिक सोच आज भी हमें बताती है कि जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं मानेंगे तब तक एक स्थायी और बेहतरीन सिस्टम बनाना नामुमकिन है। सोचिएगा जरूर।